गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी और इन्फॉर्मेशन जो है वो रिगार्डिंग टू जूम क्लासेस है। बच्चों, आप लोग जो है जूम क्लासेस अटेंड करें, रेगुलर अटेंड करें उसको। और जूम क्लासेस के रिगार्डिंग ही आप लोगों के जो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर असेसमेंट लगेगी वो वहाँ पर ऐड की जाएगी। और जो आप लोगों की अटेंडेंस है वो जूम क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है वो ली जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर तक जो है स्कूल क्लोज रहेंगे, तो तब तक जो है जितनी भी जो जूम क्लासेस होंगी आप लोग जो उनको रेगुलर अटेंड करें। अगर इन केस आगे स्कूल ओपन होंगे तब भी जो है आप लोग, जो भी बच्चा घर रहता है, उनको जूम क्लासेस अटेंड करनी जो है मस्ट बी कंपलसरी है। तो बच्चों, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जल गर्तिका एवं अवनित अवनिमित कुंड। तो बच्चों, ये कहता है कि जब नदियां जो चलती है उसके द्वारा जो है जल के द्वारा जो अपरदन क्रिया की जाती है और उससे जो जल गर्तिका, जिसको पुट होल्स या प्लगिंग होल्स जो है वो बोलते हैं, जो कि रिवर्स के अंदर जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि पहाड़ी क्षेत्र में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तकों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते रहते हैं। तो कहता है कि जैसे ना क्या होता है कि रिवर चल रही है, और जैसे कि हमारी ये रिवर है और इसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ जो चलते हैं, और वो कई बार क्या होता है कि कंकड़ जो है गुलाई के अंदर जो है वो घूमते रहते हैं और एक गड्ढा जो वो बना देते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर व गुलासम इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं। जब एक बार जो गड्ढा ये बन जाता है तो इनके अंदर जो कंकड़ है, पत्थर है व गुलासम जो है इन गर्तों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और प्रभावी जल के साथ जो है घूमते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, इन गड्ढों यानी गर्त का मतलब गड्ढों का आकार जो है बड़ा होता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। तो ये कहता है कि ये गड्ढे जो है वो बनते रहते हैं और इनका जब आकार बड़ा हो जाता है तो ये गड्ढे आपस में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नदी घाटी है वो काफ़ी गहरी हो जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व गड्ढे जल गर्तिका का निर्माण होता है। भी जलप्रपात यानी वाटरफॉल है। वाटरफॉल क्या होता है कि जब पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है तो जहाँ नीचे गिरेगा पानी के उस स्थान पर जो है गड्ढा बन जाता है, उसी को जो है ना क्या बोलेंगे हम, जल गर्तिका उसको भी बोल देते हैं। जो जल के ऊंचाई से गिरने व उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल एवं गहरे कुंड अवनित कुंड जो है उनको कहलाते हैं। ये कुंड भी घाटियों में को गहरा करने में सहायक होती है। अन्य स्थलारूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते रूप स्वरूप है जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं और जलप्रपात के ऊपरी तल के धीरे धीरे उधार तल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जलप्रपात है वो धीरे धीरे जो है पीछे हटते रहते हैं, क्योंकि जब उनकी आकृतियाँ जो वो इतनी बढ़िया जो वो बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्कृतिक विसर्प या गंभीरभूत विसर्प। तो यहाँ पर जो है इंसेक्ट ऑफ द इंटरेस्टेड मेंडर्स के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों, यहाँ पर विसर्प का मतलब जो है ना क्या होता है कि जैसे सांप के जैसे, तो जो नदियाँ हैं वो सांप के जैसे चलती है, यानी मेंडर्स की तरफ चलती है। जैसे ये आपको पहली भी आकृति बना के दिखाई थी मैंने, इस शेप से की तरह जो है ना वो जो है उनकी आकृतियाँ चलती है, यानी कि ये जो है ना सांप के जैसे जो है आप देख सकते हैं कि चल रही है। तो नदियाँ जो है वो इसी तरह की जो है वो आकृति में चलती हुई जो है ना वो आगे बढ़ती है। त्रिव ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियाँ सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती है। त्रिव नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपरदन करती है। यानी कि जो किनारों को तेज नदी जो बहती है तो अपने किनारों की तरफ वो कट नहीं करती, लेकिन जैसे ही उसके ढाल मंद होती है तो अपने साथ के किनारों को जो है वो कट करने लग जाते हैं। यानी वो साथ के जो जिसको एज है रिवर्स के, उन दोनों पर जो है वो इरोजन एक्टिविटी करने स्टार्ट कर देती है। क्षितिज अपरदन अधिक होने के कारण मन ढालों पर बहती हुई नदियाँ वर्कित होकर बहती है। कहते हैं कि जब ढलानों पर जो है ना वो उसको काटने लग जाती हैं तो वो अपना रास्ता जो है बदल लेती है, और इसी को जो नदी विसर्प कहते हैं। वो इसी तरह से जो नदी विसर्प बनती है, यानी कि रिवर मेंडर्स जो है ना वो इसी तरह से बनती है। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदान पर डेल्टाई मैदान पर पाया जाना एक सामान्य बात है। तो बच्चों क्या कहता है कि जो ना नदी यहाँ पर विसर्प जो है ना बाढ़ के मैदानों में जो है ना मोस्टली देखने को मिलती है, यानी कि जो अपने जो रिवर मेंडर्स है वो फ्लड प्लेन एरिया के अंदर जो देखने को मिल सकता है। जो डेल्टा प्लेन एरिया है वहाँ पर भी जो इस तरह की जो है रिवर्स के जो शेप है वो सामान्य एक कॉमन जो है वो यहाँ पर बात है। क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है, कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों का को अनकर्तिक विसर्प या
गंभीर भूत विसर्प कहा जाता है, जो कि आगे पिक्चर जो आएगी उसमें हम देख सकते हैं। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लोप विकसित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो ना इस तरह की जो आकृतियां हैं वो नदी के विकास जब होती है वहाँ भी जो इस तरह की जो ढाल मंद होती है तो वहाँ पर विसर्प लुप्त विकसित हो जाते हैं और ये लुप्त चट्टानों की गहराई तक जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से जो ना गहराई में जो है वो चले जाते हैं, जो प्राय नदी अपरदन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कालांतर में ये गहरे और विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गार्ड व कैनियन का रूप बन जाते हैं। तो ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि रिवर भी अपना इरोजन एक्टिविटी करती है और साथ के साथ जो है वो जो पहाड़ वो उसका उत्थान होता है, बढ़ता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो है ना गार्ज या कैनियन का जो निर्माण हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं, एक कि जो अपने हिमालय पर्वत में बहने वाली नदियाँ जैसे इंडस यानी कि सिंधु नदी और सतलुज जो रिवर्स है, वो दोनों रिवर्स जो ना हिमालय से पुरानी नदियां हैं। ये जब तैतीस सागर था उस टाइम के जो ना ये रिवर्स है, और जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो ये भी जो ना अपनी स्थान पर जो बहती रही। उसकी वजह से क्या हुआ कि हिमालय बढ़ता गया, लेकिन ये जो ना अपना गहरे गार्ज का निर्माण इन्होंने किया, क्योंकि नदी के साथ जो ना ये ऊंची नहीं उठी। उसके बाद हम देखते हैं नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाओं के बारे में बताया गया कि ये रिवर टेरिस होता है कि एक तरह की जो ना हम उसको एज ए उसको डैम हम यूज़ कर सकते हैं एक तरह से। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदान या पुराने नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। तो क्या कहता है कि ये पुराने बाढ़ के मैदान है, ये जरूर रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदी के तल है जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थलारूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदान के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती है जो आरंभिक नदी जल स्तर पर जो वो दिखाती है। जैसे कि इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे है। यहाँ जो डॉट 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 जो लगी हुई है ये जल स्तर है। तो कहता है कि पहले नदी इस भाग में इतनी ऊंचाई पर बहती थी, फिर जो है उसके बाद यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर बह रही है। तो इस तरह से जो ये जो दिख रही है आप लोगों को इस तरह की सीढ़ियाँ, इसको जो नदी वेदिकाएं जो है वो नाम देते हैं। नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो जाती है और इनके स्वरूप को युग्म पेरिड वेदिकाएं कहते हैं। जब नदी के केवल एक तट पार्श्व पर वेदिकाएं पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दोनों साइड समानांतर है, तो ये युग्मित वेदिकाएं हैं और यहाँ अयुग्मित, यानी कि ये एक दूसरे से मिल नहीं रही। यहाँ पर वो पेरिड है, या उसको जो है हम पेरिड बोलेंगे, यहाँ पर जो है एन पेरिड उसको बोलेंगे। अयुग्मित वेदिकाएं उन क्षेत्रों में धीमी उत्थान का द्योतक है या उन क्षेत्रों के तट जल स्तर परिवर्तन की असंगति को दिखाते हैं। यानी कि इसके अंदर कहता है असंगति है कि जो किनारे हैं वो असंगत है, वो इक्वल नहीं है। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के कारण बताया गया है जल प्रवाह का कम होना। भी स्टार्टिंग में जल प्रवाह ज़्यादा है लेकिन बाद में कम हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, तो इसका दूसरा कारण जो है हमारा, हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। वितरणिक कारणों से भूस्थान, अगर नदियाँ तट के निकट होते तो समुद्र तल में बदलाव आदि। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि अगर समुद्र तल का जो बदलाव है उसकी वजह से भी जो ना इनकी वेदिकाओं के अंदर जो परिवर्तन हो जाता है। अब हम बात करते हैं निक्षेपित सतल रूप। अब तक तो जो हमने जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है कि जो अपरदन की वजह से जो आकृतियाँ बनती है। अब हम पढ़ेंगे निक्षेपित स्थलारूप की, जो निक्षेपण यानी कि डिपॉजिट की वजह से जो लैंडफॉर्म बन रही है वो किस तरह की आकृतियों की बनती है। जब नदी उच्च स्थल में बहती हुई गिरिपथ व मन ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। कहता है कि जो जलोढ़ पंख का निर्माण कैसे होता है कि नदी जो है ना वो ऊंचे स्थानों पर यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बहती हुई जैसे ही वो मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो वहाँ पर अपने साथ जो लेकर आई है, जो पहाड़ पत्थर कंकड़ जो चट्टानें लेकर आई है, वो नदी के जो हम कहेंगे कि जो समतल भाग है वहाँ आकर उसको जमा कर देती है, तो उसी को जो जलोढ़ पंख नाम देते हैं। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद भार को वहन करती है। तो कहता है कि जो ऊपरी भाग से जब नदियाँ आती है तो उसमें नदी का पानी की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो उसके साथ स्थूल पदार्थ हैं, यानी कि जो बड़े पत्थर है
वो उसके साथ भागकर लेकर आ जाती है, लेकिन आगे चलकर उसको ले जाने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि उसकी गति जो है वो काफ़ी मंद हो जाती है, स्पीड जो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहीं पर जमा कर देती है। तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती है, जैसे जलोढ़ पंख, उसको जो है हम क्या कहेंगे, जलोढ़ पंख, यानी कि उसको जो है हम एलुविल फैंस जो इसको बोलते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती है वे प्राय अपने वास्तविक वह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदलती रहती है। तो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ पर इस तरह से लगता है कि वो जो है एक तरह से वो लुप्त हो गई है। जैसे कि ये यहाँ करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो जल आ रहा है और जैसे ही ये समतल भाग में आया तो उसने अलग अलग भाग के अंदर जो है वो जम जाता है। तो इसको जो जलोढ़ पंख जो है उसको बोलते हैं। तो ये अपना रास्ता जो है वो बदलती रहती है। यहाँ पर प्राय निम्न शंकु की आकृति और शीर्षक से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि अगर उन भागों के अंदर वर्षा कम हो रही है, थोड़ा ड्राई एरिया है, तो ये शंकु के आकार के जैसे जो है ये बनाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे। और बच्चों मैं आप लोगों को फिर से रिमेंबर करवा रहा हूँ कि आप लोगों को जो जूम क्लासेस अटेंड करना जो आपको जो काफ़ी ज़रूरी है। स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।